नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन में आप सभी का स्वागत है और जहां हम लगातार बातचीत कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के दरमियान हो रहे तमाम तनाव की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो कुछ हुआ है वो दुनिया ने देखा है और अब भारत की तरफ से मल्टी पार्टी डेलीगेशंस ग्लोबल कैपिटल्स जा रहे हैं भारत की पोजीशन आतंकवाद को लेकर एक्सप्लेन करने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर लड़ाई के बारे में बात करने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में जिस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है वो है कश्मीरियों की हालत पर, जो कश्मीरी नियंत्रण रेखा के पास रह रहे हैं, जो आईबी के पास रह रहे हैं, जो अपने घरों को, अपनी जिंदगी को एक तरीके से उजाड़ कर दूसरी जगहों पर जाकर बसने के लिए मजबूर हुए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए। और हम 7 से 10 तारीख के बीच की बात कर रहे हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ का हाल, और जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, रजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज़ पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पार के तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। LOC बॉर्डर जो हैं वो फ़िलहाल खामोश हैं। अब हमारी कोशिश है कि तमाम उन घरों तक हम पहुँचें जहाँ नुकसान हुआ है। नुकसान का जो है हम मुआयना करें, असेसमेंट करें और उसके बाद उनको रिलीफ जो है वो हम पहुंचाना शुरू कर। तो इस वक्त तमाम अपडेट्स पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ नासिर सुगामी मौजूद हैं। आप सीनियर एडवाइजर हैं इस वक्त चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के और प्रीवियसली मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं, टूरिज्म, पर्यटन और होम मिनिस्ट्री के भी, जब जम्मू कश्मीर में ऑफ कोर्स इट हैड स्टेटहुड। बहुत शुक्रिया आपका नासिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अगर सबसे पहले तो मैं शुरुआत कर सकूं कि व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट इन टर्म्स ऑफ जो डेथ टोल्स हुई, क्योंकि पुंछ वगैरह से बहुत सारी लोगों की जानें गई, जो जवाबी कार्रवाई हुई पाकिस्तान की तरफ से, और 3-4 रातें जो बहुत खौफ में गुजारे, वो पंजाब, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके हो। इस वक्त कश्मीरी कैजुअलिटीज की अगर आप अपडेट सबसे पहले दे सके हमारे ऑडियंस के साथ। बहुत मुश्किल है अंदाजा करना कि उन लोगों की जिंदगी कैसे गुजरी उन सारे दिन। इस दफा तो शहरों में भी हमने काफी जो है इसका असर देखा, बल्कि शहर श्रीनगर में, जम्मू के शहर में, वहाँ पे भी लोग बड़े जो है खौफ व हिरास में रह रहे थे। और बॉर्डर की तो आपको पता ही है, आपने पहले भी देखा हुआ है, वहाँ जंग का सबसे पहले असर जो वहाँ पड़ता है, उन लोगों की हालत हमेशा खतरे में रहती है। और इस दफ़ा तो बिल्कुल ही हद ही हो गई। आप जब वहाँ देखने जाएंगे, कभी मौका मिलेगा, तो जिस तरह का वहाँ घरों को नुकसान हुआ है, दुकानों को नुकसान हुआ है, करीबन कोई 16-17 जो है ज़्यादातर पुंछ में और कुछ उड़ी में लोग जो है इसमें जान बहक हुए, और टंगडार बाकी एरियाज में ऐसा नहीं हुआ। रजौरी में हमको नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि हमने अपने एक ADDC को खोया, जो थापा साहब थे, डॉक्टर थापा, वो भी इसमें जो है जान बहक हो गए। I think every single life lost is absolutely tragic. जो एक जिंदगी जिसके भी घर में जाने गई है वो बेहद tragic। The fear and that I mean the trauma that they went through all those days, I mean it is unimaginable. ये तो हम लोग दूर बैठ के सोच ही भी नहीं सकते हैं। तभी हम अक्सर कहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि आप तो खैर यहाँ काफी आए हुए हैं, जो लोग अपने स्टूडियोज में बैठ के या AC रूम्स में बैठ के जंग करने की बात करते हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि जंग का असर ग्राउंड पे उन लोगों पे क्या होता है। हम लोग ये समझते हैं जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में है, इसी तरह जो बाकी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको अंदाजा होता है, उनको पता होता है कि इसकी मुसीबत क्या है। जंग हम पे इस वक्त मजबूरी थी, वो अलग बात है, लेकिन जंग कोई हल नहीं है। ये हम लोग सब इस पे तो सबका जो है इत्तेफाक है कि जंग इस बात का हल नहीं है, और जंग की जो तबाही है वो बहुत ज्यादा है, जिसका किसी को कोई अंदाजा भी नहीं हो सकता। इस वक्त मतलब जो परिवार वाले हैं किस पोजीशन में है, जिन कैंप्स में हैं, बीच में आप लोग सब दौरा भी कर रहे थे इन कैंप्स का, कौन से एरियाज में हैं, जिन कैंप्स में हैं ये लोग अभी? हम लोग सब जगह गए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए, तो उनके साथ हम भी सारे जगहों पे गए। हम लोग पुंछ गए, हम लोग रजौरी गए, हम लोग जम्मू गए, यहाँ हमने उड़ी, टंगडार, बाकी एरियाज का दौरा किया।
शुरू में तो इनके लिए जो कैंप्स सेटअप किए गए थे, वहाँ उनके लिए खाने का बंदोबस्त, उनके रहने का बंदोबस्त, सब कुछ बंदोबस्त किया गया था। लेकिन इन्होंने बाद में प्रेफर किया कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए या वापस अपने इलाकों में चले गए। और जब सीज फायर डिक्लेयर हुआ तो सबने कोशिश की कि वो वापस अपने इलाकों में जाए। उसमें ये भी उनको खतरा रहता है कि उनके पीछे जो मवेशी वगैरह होते हैं या जायदाद होती है, उनको कोई नुकसान ना आए, उनकी देखभाल करने के लिए उनको वापस जाना पड़ता है। और लाजमी बात है, जिसका आशियाना बिखर गया हो, सब टूट गया हो, उसकी प्रायोरिटी ये रहती है कि वो वापस जाके अपने तिनका जोड़ के वापस अपने घर में जाएं। वही पहल हम भी करते हैं। और गवर्नमेंट ने जैसे पहले ही इसमें एक इनिशिएटिव लिया है कि उनको जो लोग जहाँ भाग हो गए उनके लिए मुआवजा, एक तो जो SDRF से होता है वो करीबन 6 लाख वो जो है सैंक्शन किया गया है। इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशल जो डिस्पेंसेशन अपने फंड से 10-10 लाख वो भी दिया। हालांकि पैसे से कोई जान वापस आ नहीं सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक अपनी तरफ से जो जेस्चर उन्होंने दिखाया वो किया। और हमने एक पूरा कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट किया है, जो फुली डैमेज्ड हैं, जो पार्शली डैमेज घर हैं, जो कमर्शियल इदारे हैं जिनको नुकसान हुआ है, और जो उन कमर्शियल इदारों में टेनेंट्स थे, उनके लिए भी एक कम्प्रिहेंसिव जो है कंपनसेशन प्लान हम बना रहे हैं, और ताकि वो जल्द से जल्द अपने घरों में अपने कारोबार को दोबारा शुरू कर सकें। और कोशिश रहेगी कि लोगों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त वापस जाने में जो एक और खतरा होता है कि कहीं लाइव ग्रेनेड्स तो नहीं, इतनी भारी शेलिंग हुई LOC में, एम्यूनिशन कहीं आपका ऐसा तो नहीं जो अभी भी पड़ा हुआ हो, जो फट सके, जिसकी दिक्कत हो सके। क्या उस हिसाब से आपको लगता है कब तक सही वक्त रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वापस लौट सकें? मैं शुक्रगुजार हूँ इसमें जो हमारी आर्मी के यूनिट्स हैं और पुलिस है, उन्होंने मिलके ज्वाइंट ऑपरेशन करके जहां जहां ये जो अनएक्सप्लोडेड शेल्स थे, जहां जहां खतरा लगता था कि कोई ऐसे एमुनेशन का जो वहाँ जो कोई भी ऐसा सामान पीछे रह गया हो जो ना फटा हो, उनको जो है ज़ाया किया जाए और उसको डिफ्यूज किया जाए, कहीं कहीं के उसको जो है उड़ा के ख़त्म किया जाए। तो ये सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम अब हमको लगता है कि मोरलेस मुकम्मल हो गया है। कहीं कहीं अभी भी जहाँ इतला आती है तो फौरन जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो आर्मी के साथ मिलके, हमारे जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उनसे मिलके उनको जो है डिफ्यूज करते हैं। नासिर साहब, कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रही थी कि 7 से 10 अक्टूबर के बीच में जो कुछ हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, एक तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऑब्वियसली इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस की इत्तला यूनियन टेरिटरी की सरकार आपकी हुकूमत को दी गई थी या नहीं, और क्या वक्त रहते इन लोगों को पहले से वहां निकाला जा सकता था? क्योंकि पहले 24 से 48 घंटे में 13 सिविलियंस की जान गई पुंछ में, क्या वो बचाया जा सकता था अगर वक्त रहते इवैक्यूएशन हो जाते? ये शिकायत जगह जगह की, खासकर जहाँ ये जाने जो तल्फ हो गई, जो जाने जाया हो गई, वहां लोगों की शिकायत रही कि अगर ये एक्शन करना भी था तो हमको फोरवार्न करना लाजमी था। लेकिन आपको इस बात का भी जो है एहसास करना पड़ेगा कि इन चीज़ों को और ऐसे डिसीजंस को शायद पहले इतला देना भी कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन लोगों की वहाँ पे शिकायत थी कि अगर उनको पहले इतला दी जाती तो शायद जाने जो है ज़ाया नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले जो जाने जो इसमें ज़ाया हुई वो पहली रात में हुई, जब भी पहला जो हमला हुआ उस वक्त हुई। इन चीज़ों पे आगे अगर जैसे मैंने कहा तो ये अगर ये डिसीजन लेना था, ये डिसीजन आपका होता, ये डिसीजन LG ऑफिस का होता, ये कहाँ खामी रह गई? हमारा तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी के निज़ाम में और सिक्योरिटी ग्रिड में तो LG साहब का ही रोल है स्टेट में। लेकिन दैट हैविंग सेड, इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन जो है सुपरसीड करता है बाकी सब चीज़ों को, और इन चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि कोई पहले इतला दे सकते थे वो या नहीं दे सकते थे, ये उनका डिसीजन था। क्या आपकी सरकार को अभी तक कोई अपडेट्स दिए गए हैं कि जहां तक पहलगाम आतंकी हमले के जो ओरिजिनल अटैकर्स हैं, क्योंकि उनको अभी तक नैब नहीं किया है, उनकी स्केचेस जारी किए गए थे, व्हाट इज द अपडेट ऑन दैट? आई एम सॉरी, उसमें हम कुछ आपको ज्यादा इतला दे नहीं सकते, क्योंकि वी आर नॉट पार्ट ऑफ ऑल दोज डिस्कशंस। इवन जो सिक्योरिटी रिव्यू भी हुआ उसमें चीफ मिनिस्टर साहब को तो इन्वॉल्व किया नहीं गया। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो हमारा यूनिफाइड कमांड था, जो फारूक साहब ने 96 के बाद यहाँ
بنایا تھا جس میں ہمارے آرمی کے جو کمانڈر ہیں ان کا انپٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اسی بیسس پہ باقی جو ہے سیکورٹی گرڈ کام کرتی ہے. اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب کو انوالو نہیں کیا گیا اور ہم لوگوں کی یہی ایک جو ہمیشہ ڈیمانڈ رہتی ہے کہ جموں کشمیر کی اسٹیٹ میں ایک یونیفائڈ جو ہے کنٹرول رہنا چاہیے اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ اس اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن عمر صاحب نے جو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر وقتویہ دیا تھا جس کی کافی تعریف ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ ابھی آتنکی حملے کے بعد اس موقع کو تو ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں ٹو آسک فار اسٹیٹ. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یوز کریں گے اس موقع کو, لیکن میں نے کہا کہ اٹ از ان فٹنس آف تھنگس دیٹ جموں کشمیر شوڈ گیٹ بیک اٹس اسٹیٹ ہوڈ. I am not saying that this is the right time that we should go and demand it, but this we have been saying from the day one. اگر ہم لوگ الیکشن میں بھی گئے اس وقت بھی ہم یہ کہتے ہیں, الیکشن کے بعد بھی ہم نے یہ کہا, but then we'll have to take a call on this because اس کو ایسے جو ہے ڈوئل کنٹرول میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے. ناصر صاحب, پہلگام آتنکی حملے کے بعد جو کشمیر کے اندر ہم نے دیکھا تھا ویری چینجڈ امیجز, جو دشکوں سے ہم نے جب تک کشمیر کور کیے ہیں, جو لوگ سڑکوں پر آتے تھے پروٹیسٹ کرنے کے لیے اگینسٹ لوکل گورنمنٹس, اگینسٹ سینٹر, وہ لوگ یونائٹڈ تھے اگینسٹ ٹیررزم. ان لوگوں میں غصہ تھا اگینسٹ پاکستان, لوگوں نے سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کیے. لیکن اس کے بعد کچھ ایسے بھی حالات ہوئے جہاں لوگوں کے گھر بلڈوزنگ ہو یا اسٹرکٹ سیکیورٹی کلیمپ ڈاؤن ہو, اس سے لگا کہ یہ جو سینٹیمنٹ بدل رہا تھا کیا پھر سے جو ہے اس میں کچھ بیریئرز تو نہیں آ جائیں گے. اس وقت جو لوکل کشمیری جو سری نگر میں ہیں, سڑکوں پر ہے, ان کی حالت کیا ہے, ان کی اس وقت جو ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کی سینٹیمنٹ کیا ہے ود دا سینٹر؟ پہلی دفعہ جب سے یہاں ملیٹنسی کی شروعات ہوئی, پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ لوگ بغیر کسی کے بلاوے پہ, بغیر کسی کے مشورے پہ, بغیر کسی کے جو زور کرنے کے, وہ خود اس کے خلاف آئے. انہوں نے ایک آواز اٹھائی اور انہوں نے یہ بالکل پورے دنیا کو بتا دیا کہ ہم اور ہمارے نام پہ یہ جو ہے دہشت گردی نہیں کریں, اور بالکل دہشت گردی کو انہوں نے نکار دیا. ایسی مثال پوری جو ہے ان 3 دہائیوں میں کبھی نہیں ملی کہ لوگ اس طرح جو ہے اپنے بل بوتے پہ آئے, اور وہ جنونلی آئے. مجھے نہیں لگتا کوئی بھی گھر ایسا تھا یا کوئی بھی ایسا کوئی انسان ہوگا جو افسوس نہیں کر رہا تھا جو پہلگام میں ہوا, اور کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. اور یہ ایک جنون جو سینٹیمنٹ لوگوں کا تھا, انہوں نے یہ جو ہے باہر آ کے درشایا اور یہ میسج دینا پڑ دیا پورے ملک میں بھی اور پوری دنیا کو بھی کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں اور ہمارے نام پہ خدا کے لیے ایسی دہشت گردی نہ کی جائے. اور اس کے جو فال آؤٹس ہیں, جیسے باہر ہمارے کچھ بچوں کو یا ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ یا ایسے جو باہر گئے تھے, کہیں کہیں ایسی بھی ہم پہ جو شکایتیں آئیں کہ ان کو تنگ کیا گیا. اور وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, وہ چیزیں جو ہیں انسان کے ذہن میں رہتی ہیں اور یہ ایک ایلینیٹنگ فیکٹر بنتا ہے. اسی طرح یہاں جو کچھ واقعات ہوئے جس کی آپ نے بھی ابھی ذکر کی, ان چیزوں سے بھی ایڈ ہوتا ہے ایلینیشن. یہ چیزیں نہ ہو تو مجھے لگتا ہے یہاں کی عوام جو ہے اپنا پرکل فیصلہ جو ہے پہلگام کے اس حملے کے بعد بالکل دے چکی ہے. جو ڈسٹربنگ امیجز آئیں جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, کشمیری اسٹوڈنٹس ہوں جو دوسرے اسٹیٹس میں ہوں, ان کے خلاف کہیں کہیں معاملے آئے ان کو ٹارگٹ کرنے کے, کشمیری شال والوں کو ٹارگٹ کیا گیا فزیکلی, ان کو کہیں پیٹا گیا, اس طرح کے کتنے کیسز آئے دن آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. ان لوگوں کو آپ کیسے ایڈریس کر رہے ہیں, کیسے اشیور کر رہے ہیں جو کشمیری اسٹیٹ سے باہر کام کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں انہیں؟ انیشل ان دنوں میں کافی مشکلات ہم کو جو ہے لوگوں کی طرف سے جو ان کو دیکھنی پڑی, جو ان کو دشواریاں ہوئی, وہ ہمارے پاس رپورٹس آئیں, اور اسی کے جو ہے فال آؤٹ پہ ہم نے چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ہمارے منسٹر صاحبان ان اسٹیٹس میں گئے. وہ یو پی گئے, وہ مہاراشٹرا گئے, وہ ہماچل پردیش گئے, وہ پنجاب گئے اور باقی جگہوں پہ گئے, تاکہ ایک ان کے ساتھ وہ رابطہ ہو سکے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ. اور اس میں ان گورنمنٹس کا بھی ہم جو ہے ان کے رول کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے امیجیٹ ایکشن لیا, اور مرکزی سرکار نے بھی جو ہے اس میں سب کو وہ ایک ایڈوائزری دی کہ کسی طرح سے بھی ایسے واقعات نہیں آنے چاہیے, ان کو بہت جلد کنٹرول کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے کافی جو ہے اس وقت امیجیٹلی حالات سدھر گئے, اور ہمارے جو لوگ باہر تھے وہ آرام سے واپس بھی آ سکے, اور وہاں جن لوگوں نے وہاں رہنا پسند کیا وہ آرام سے وہاں رہے بھی. آپ کو لگتا ہے کیونکہ جو بیان پردھان منتری کی طرف سے دیے گئے, پہلے تو بہار گئے ریلی میں, وہاں انہوں نے چند باتیں کہیں, اس کے بعد ایڈریس ٹو دا نیشن کیا, آدم پور ایئر بیس سے بھی ایڈریس کیا,
इन सब में बात जहां ऑफ कोर्स जो ब्रूटली मारे गए 26 लोग पहलगाम में, जिसमें हमारे एक लोकल टूर ऑपरेटर भी आपके थे शामिल, उनकी बहादुरी को भी सब सैल्यूट कर रहे हैं, उनकी बातें तो हो रही थी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब की तो बात हो रही थी, लेकिन कश्मीरियों की हालत के बारे में फिर भी वहां पर सब कुछ मिसिंग नजर आ रहा था। जो लोग पुंछ में सिविलियंस मारे जा रहे थे उनके बारे में भी बात नहीं की जा रही थी। एंड प्लस ये जो रिलेशनशिप है ऑफ कश्मीरीज विद, जिसे हम कहते हैं मेन स्ट्रीम इंडिया, अनफॉर्चुनेट, उसमें जो बाहर जाकर जो हॉस्टिलिटीज फेस करते हैं, क्या इन मुद्दों को आपको लगता है कि पीएम को अपनी बयानों में साफ साफ तौर पर देना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए? नहीं, मेरा ये मानना है कि उस वक्त चूंकि जो हमारे सामने जो मसला था और जो उस वक्त हलाकतें हुई थी, वो सबके जहनों में सबसे ज्यादा वही ताजा थी, और पीएम साहब ने भी उस वक्त मुझे लगता है उनको ही एड्रेस किया। ये लाजमी बात है, जो यहाँ जाने जाया हुई उनके बारे में भी जो है वही हमदर्दी होनी चाहिए, और उसी तरह से भी उनको भी श्रद्धांजलि पेश होनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन उस वक्त जो उनका रेस्पॉन्स रहा होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड टू पैम इंसिडेंट ही रहा हो। लेकिन आपको लगता है कि अगर पीएम के लेवल से अगर कोई मैसेज जाती है जहां कहा जाता है कि आप कश्मीरी बच्चों को जो है टारगेट ना करें, ये शायद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरी दानिश तक ये है कि उन्हीं की हिदायत पे जो है इन स्टेट्स को जहां जहां ऐसे वाक़ात आए, उनको ये हिदायत गई कि ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए और इनके खिलाफ जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। हम लोग भी ये चाहते हैं कि आइंदा हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं उनको, और जो हमारे कारोबारी लोग बाहर जाते हैं या वैसे भी जो लोग बाहर जाते हैं, उनके साथ ऐसी मुश्किलात ना आए, क्योंकि अवाम का इसमें कोई नहीं है, अवाम का कोई कसूर नहीं है। हम भी उसी दहशतगर्दी से जूझ रहे हैं जिस दहशतगर्दी का ये नतीजा पहलगाम इंसिडेंट में हुआ। हम लोग भी इन्हीं 30-35 साल से इसी मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं, और हम लोग भी इसी मिलिटेंसी के खिलाफ जो है आवाज खड़ा करके बाहर हैं। और जायज बात यह है कि हमको मिलके, पूरे मुल्क को और जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलके ही दहशतगर्दी के खिलाफ बात करनी चाहिए, बनिस्बत की इसके कि हम एक दूसरे को जो है इसका इल्जाम देके और उनको जो है उसकी सजा देने की बात करें। हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक डेलीगेशन भेजा गया इन बॉर्डर एरियाज में लोगों की हालचाल पूछने के लिए, बात करने के लिए, और एक ऐसे वक्त में जब भारत की तरफ से मल्टी पार्टी डेलीगेशंस बाहर जा रहे हैं, ग्लोबल कैपिटल्स में जा रहे हैं, टेररिज्म पर इंडिया के पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आरजेडी के एमपी प्रोफेसर मनोज झा से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर भी एक गुडविल मिशन की जरूरत है, कि एक डेलीगेशन जो इंडिया के स्टेट्स में जाए और हमारी जो एक कम्युनल डिवाइसिवनेस आई है पिछले कुछ सालों में उसको भी एड्रेस करे, कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम बाहर जाकर यूनिटी तो दिखा रहे लेकिन अंदर कुछ मुसीबतें हैं आज हमारी मेजॉरिटी माइनॉरिटी रिलेशंस में। क्या आपको लगता है ये सही वक्त है कि इस तरह की एक डेलीगेशन एक्चुअली जो है स्टेट्स में इस तरह की बात को आगे बढ़ाए, और कांग्रेस की डेलीगेशन या राहुल गांधी को भी क्या आना चाहिए था इन बॉर्डर एरियाज में लोगों से मुलाकात करने के लिए? ये तो अपनी दानिश पे है, अपनी जो उनकी अपनी, सिर्फ आज बल्कि पहले भी हमने कहा था कि उनको भी कश्मीरी कौम के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए वो एक दिल में वो जो है दर्द रखनी चाहिए, और हमारी जो मुश्किलात हैं ग्राउंड में उसको आगे उनको भी देखना चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, बाकी भी जमातें, उनको भी देखना चाहिए कि ग्राउंड में हम क्या क्या मुश्किलात झेल रहे हैं, जंग से क्या झेल रहे हैं, मिलिटेंसी से क्या झेल रहे हैं, और जो इसका जो फॉल आउट है हम इकोनॉमिकली भी क्या क्या झेलते आए हैं। इस सब का एहसास इनको होना चाहिए, तब इनको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम इतने सालों से किन मुश्किलात में है। जो लास्ट 2 क्वेश्चंस आपसे मैं पूछना चाहूंगी, उमर अब्दुल्ला साहब ने 15 तारीख को एक ट्वीट किया था गुलर लेक पर नॉर्थ कश्मीर की फोटोज के साथ में, और जिसमें कहा था कि सिविल वर्क्स जो वीडियो में हो रही है चुलबुल नेविगेशन बराज की, ये अर्ली 1980s में स्टार्ट हुआ था, पर उसे पाकिस्तान के प्रेशर के तहत सस्पेंड कर दिया गया, और अब इंडस वाटर ट्रीटी अगर जो है उसे इन अबेंस रखा गया जैसा भारत कह रही है, तो क्या इसे हमें रिज्यूम करना चाहिए? और इसे लेकर आपत्तियां जताई थी मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने, ऑपोजिशन लीडर ने वहां पर, कि ये वक्त नहीं है, इसको आप वेपनाइज करेंगे तो फिर से जो है जंग के हालात बन सकते हैं। एक तो आपकी टेक क्या है, इस नेविगेशन प्रोजेक्ट को लेकर कोई बातचीत हुई है सेंटर के साथ में? और दूसरा, हाउ डू यू लुक एट द रिएक्शन ऑफ द ऑपोजिशन? आपने भी कितनी दफा ये कवर किया होगा, कोई भी जम्मू कश्मीर का लीडर या चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा जिसने इस पे बात नहीं की होगी,
اور ہمیشہ سب کا سٹینڈ یہ رہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ جموں کشمیر کو. اور ہم اب ان کا قصور یہ ہے, ان کا قصور کیا, ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ کبھی کنسسٹنٹ نہیں رہے. ہم نے یہی بات گورنمنٹ میں بھی کہی, گورنمنٹ سے باہر بھی کہی. وہ لوگ گورنمنٹ میں بھی جب تھے تب وہ کہتے تھے کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہمارے لیے ظلم ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی سے ہمارے جو ہے سارے دریا کا پانی جو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں, باقی دریاؤں کا پانی پورا ملک استعمال کر سکتا ہے. اس کا نقصان ڈائریکٹلی فال آؤٹ ہم پہ ہے, اور ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ مینٹین کیا ہے کہ یا تو ہم کو کمپنسیٹ کیا جائے یا ہم کو کوئی متبادل ایسا ارینجمنٹ کیا جائے. ورنہ آپ یہ خود سمجھیے, کیا یہ ہمارے لیے ظلم نہیں ہے کہ ہم اپنے دریا کا پانی نہ بجلی بنانے کے لیے, نہ اریگیشن کے لیے, نہ واٹر سپلائی اسکیمز کے لیے, کسی کے لیے یوز نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کی اگر ہم بات بھی نہ کریں تو پھر کیا کریں. اور یہ بھی جو جن کی آپ نے بات کی وہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈران ہیں, جب یہ اسمبلی میں بات کرتے تھے یا پرائم منسٹر سے ملنے جاتے تھے, اس وقت تو یہ اپنی پیٹھ تھپتاتے تھے کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کریں. عمر صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے آپ پانی روک دیجیے, لیکن ہم کو استعمال تو کرنا چاہیے, یا کوئی ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹ تو کوئی ہم کو کمپنسیٹ کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں اگر ہم نے اس کا پانی استعمال کیا, پانی چلا جائے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پانی کو روک لیا جائے. ہمارے پاس رن آف دا ریور پروجیکٹ بھی بن سکتے ہیں, ہمارے پاس بگلیار ہے, ہم استعمال کر کے واپس پانی چلا جاتا ہے, کوئی روکنے کی تو بات نہیں کر رہا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو یوز کر کے واپس پانی وہاں چلا جائے, پانی روکنا بھی نہیں چاہیے, جائز بھی نہیں ہے, یہ سب کا حق ہے. پانی از دا فرسٹ چارج آف ایوری بڈی. We are not saying that we should stop releasing water to POK or the other areas, but then we should also get some benefits out of it. What do you see happening? کیونکہ اب پیک سمرز ہیں, ایک تو گلیشیئرز کی میلٹنگ ہوتی ہے, دوسرا مانسون سیزن آنے والا ہے. اس وقت ہم نے ابینس میں تو رکھ دیا ہے, لیکن اس وقت ترنت بھارت obviously ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹیپ آن آف کر پائیں گے. ہمارے پاس جو ہے وہ پروجیکٹس تو ہیں نہیں جس سے کہ پانی روکا جا سکے. اس مانسون میں ابھی کیا ہوگا اس ہاسٹیلٹی کے دوران اینڈ ود دی ٹریٹی ان ابینس؟ دیکھیں, جیسا آپ پورا جانتے ہیں, یہ میرے لیے تو مشکل ہوگا کہنا, کیونکہ یہ سبجیکٹ گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے, ایگریمنٹ ان کا ہے, ایکسٹرنل افیئرز ان کا ہے, پالیسی ان کی ہے. وہ کیا سوچیں گے جائز طریقے سے وہ ان کی بات ہے, لیکن ہم اپنے حق کی بات کریں گے ضرور, وہ ہم ان تک ضرور پہنچائیں گے. اس کے بارے میں وہ کیا فیصلہ لیں گے وہ ان کی دانش تک ہے, اور جو فیصلہ لیں گے ہم اس کے ساتھ ہوں گے. ایک اور مسئلہ جو اٹھایا ہے محبوبہ مفتی نے, کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ 4000 کچھ ایک سروس مین کو کی انسٹالیشنز کے لیے ان کو ریکروٹ کیا جائے گا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ آلریڈی جو ہے یونین ٹیریٹری میں اس وقت بڑی بے روزگاری کی دقت ہے. اس ڈیسیشن کو کیوں لیا گیا ہے؟ Again, it's very difficult for me to answer because it's not within our purview. یہ جو ایل جی صاحب کا ہے وہ کس سوچ میں انہوں نے فیصلہ لیا ہوگا, کیا کر کے فیصلہ لیا ہوگا, ابھی تو ایسا کوئی. تو آپ کی پارٹی از ناٹ ان اگریمنٹ ود دس ڈیسیشن دین؟ It has not come out as yet. It is in the only thought process ही है. Let us see what comes up. We will also take up. We will also discuss with everybody that it is better to have new recruitment, younger people on all these services. As it is, we all know and we all accept that we have a huge unemployment in Jammu and Kashmir. And every avenue and any avenue that comes forward and gives employment to our youth, we are always with that. فائنلی ناصر صاحب, ہم نے دیکھا آتنکی حملے کے بعد میں ایک انڈیا سے کال آئی کہ نہیں ہمیں جھکنا نہیں چاہیے. بہت کچھ سیلیبریٹیز واپس پہنچے, کچھ لوگ واپس پہنچے کہ ہم کینسل نہیں کریں گے, وی ول کم ٹو کشمیر. اس وقت ٹورزم, یہ پیک ٹورزم سیزن میں اس وقت حالات کیا ہیں گراؤنڈ پر؟ اینڈ یو ہیو بین اے ٹورزم منسٹر یور سیلف, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ٹورزم کی بیک بون جو اکانومی ہے وہ پوری طریقے سے بریک ہو گئی اس حملے کے بعد؟ ہوئی ہے, مطلب آپ یہ تو اس میں تو دو رائے ہیں ہی نہیں کہ ہمارا پیک سیزن یہی ہوتا ہے. اپریل مئی جون جولائی فرسٹ ویک تک جو ہے سب جگہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, باہر گرمیاں بھی ہوتی ہیں, لوگ آتے ہیں, اور ہمارا پیک سیزن ہمیشہ یہی رہا ہے. اس کی تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس میں ہمارا کتنا نقصان ہوا. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں, یہ واپس آئے گا, ٹورزم بھی واپس آئے گا, ہمارے لوگ واپس آئیں گے, جموں کشمیر کے ساتھ کھڑے رہیں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن میری ایک ہی بات اس میں ہے کہ ہم لوگ
टूरिज्म को पीस होने या आई मीन having peace or absence of peace should never be related to tourism. We should treat tourism as a normal economic activity, and we have always maintained that. The moment we start relating it to peace or absence of peace, then everybody jumps in and starts targeting the tourism activity in Jammu and Kashmir. And we have suffered this earlier also because of this. So we will, again, I mean, it's a very difficult time, and we have to again go back and get the confidence of the people back to come and visit to Kashmir. And we have done that earlier also. You have seen it. You have been here also. There were times when we used to have real militancy incidents every day in Jammu and Kashmir, and in varied parts. कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ militancy के हमले नहीं होते थे. लेकिन उसके बाद भी हम लोग गए. चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त उमर साहब थे, उससे पहले फारूक साहब थे, ज्यादा उमर साहब के टाइम पे जो टूरिज्म प्रमोशन दोबारा हुई, तो we were able to gain the confidence of the people and bring back tourism to Jammu and Kashmir. Now also we'll try. It is our economic activity, but my only humble request is that we should leave it as an economic activity, not related to peace or absence of peace. ये बहुत जरूरी पॉइंट है जो इंक्लूडिंग मी बहुत सारे लोग ये बार बार वी मेक कि जम्मू कश्मीर इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेट, मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है, और वहां आप पर्यटन को आप एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से देखते हैं, उसे आप सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा उसको ना बनाएं. फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका नासिर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वी विश ऑल द बेस्ट फॉर कश्मीर एंड कश्मीरी. कुछ साल ऐसे रहे कि बंकरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. जो बंकर थे वो भी थोड़े रह गए. अब इन 2-4 दिनों के बाद लोगों को अब ये एहसास है कि बॉर्डर पे कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं. तो चाहे वो जम्मू साइड हो या कश्मीर साइड, जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों ने एक ही बात की कि जनाब हमें बंकर दे दीजिए, और इंडिविजुअल बंकर, ये कम्युनिटी वाले नहीं. तो पहले जो फौरी तौर हमें रिलीफ देना होगा वो हम दे देंगे. उसके बाद मरकज़ के साथ बात करके एक प्लान के तहत सारे इलाके जो इस बार शेलिंग के लपेट में आए उनके लिए हम बंकरों का जो है अरेंजमेंट करेंगे.